हेलो जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? ऑडियो वीडियो क्लियर है? दिखाई सुनाई दे रही हूँ मैं? दिखाई सुनाई दे रही हूँ मैं? हेलो जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। ओके, कैसे हैं आप? वॉइस क्लियर है, वीडियो भी क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। टाइटल आपने देख ही लिया होगा, और वैसे मैंने सुबह भी बताया था आपको, आपका बंटी हम पढ़ने वाले हैं आज, है ना? तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है या कोई आपको बात करनी है तो आप कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स भी देख रही हूँ साथ में, ठीक है? किसी को कुछ बोलना है तो साथ साथ में आप बोल सकते हैं। ओके, यस मैम, ओके जी। चले स्टार्ट करते हैं ना। अब उपन्यास थोड़ा लंबा है, शायद मैंने मतलब बहुत ये उपन्यास पूरा ही यहाँ पे रखा हुआ है, तो देखते हैं आज ये कंप्लीट होता है कि नहीं। नहीं तो इसको सुबह हम कंप्लीट करेंगे, है ना? तो चले। आपका बंटी 1971। ओहो, इसका जो समय है वो क्या है? 1971। मुख्य तथ्य लेखक लिखा है, लेखिका होगा, लेखिका है मनु भंडारी। ठीक है, मनु भंडारी का है ये आपका बंटी लिखा हुआ उपन्यास। प्रकाशन 1971 में हुआ है। 16 अध्याय है इसमें, ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। विषय है विवाहित जीवन के विच्छेद में प्रभावित होती संतान की स्थिति का मार्मिक चित्रण बंटी के माध्यम से इसमें किया गया है। आपका बंटी उपन्यास में मनु भंडारी ने नारी जीवन से संबंधित दाम्पत्य, तलाक, मातृत्व, अकेलापन और उससे उत्पन्न उलझनों को सफलतापूर्वक व्यक्त किया है। आगे देखते हैं भूमिका। भूमिका का नाम क्या है? बंटी की जन्म पत्री। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि भूमिका का नाम क्या है। इसमें बंटी की जन्म पत्री के नाम से भूमिका है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, नोट्स भी बनाते चले साथ में। आपका बंटी जो है वो धर्मयुग पत्रिका में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ था। इसको भी आपको याद रखना है कि कौन सी पत्रिका में प्रकाशित होता था। ये धर्मयुग पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, पात्र देख लेते हैं इसके। बंटी है जो वो केंद्रीय पात्र है इस उपन्यास का। कथा उसी के चारों ओर घूमती है। आपने पढ़ा है आपका बंटी उपन्यास कभी स्कूल टाइम में, कभी कॉलेज टाइम में? किसी ने पढ़ा है या फिर यहाँ पर भी आपने पढ़ा हो सकता है। नेट जेआरएफ की तैयारी करते समय भी आपने पढ़ा हो सकता है ना? तो बंटी अजय और शकुन का बेटा है, ये आपको पता होना चाहिए। बंटी इसमें एक पात्र है, बच्चा है जो। और शकुन और अजय उसके मम्मी पापा हैं बंटी के। कथा के आरंभ में उसकी उम्र 9 वर्ष की है। ध्यान देंगे, बंटी की उम्र कितनी है जब कथा शुरू होती है? 9 साल का है वो। पढ़ा है, ओके। शकुन शकुन जो है वो बंटी की माँ है और कॉलेज में प्रिंसिपल है। वह एक आधुनिक स्त्री है जो अपने स्वत्व को अपने निर्णयों से पुष्ट करना जानती है। शकुन गृहस्थ जीवन के ऐसे बिंदु पर खड़ी दिखाई देती है जहां उसका स्त्रीत्व और मातृत्व दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। अब तो नहीं कट रही है ना स्लाइड्स आपकी? सुबह कट रही थी, अभी मैंने छोटा किया है इसको। ज्यादा छोटा तो नहीं दिख रहा ना अभी? इतना ठीक है ना? तो आगे है, उसका स्त्रीत्व और मातृत्व दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। अजय अजय जो है
बंटी का पिता है और शकुन से तलाक लेकर मीरा से दूसरा विवाह कर चुका है। ध्यान देंगे, अजय का दूसरा विवाह किससे हुआ है? मीरा से। और दोनों का एक पुत्र भी है, दोनों का एक पुत्र भी है, मीरा और अजय का। ठीक है, मीरा अजय की दूसरी पत्नी है, मीरा अजय की दूसरी पत्नी है। डॉक्टर जोशी शकुन के दूसरे पति, शकुन के दूसरे पति कौन है? डॉक्टर जोशी। वकील चाचा शकुन तथा अजय के तलाक का केस देखने वाले वकील हैं, वकील चाचा। टीटू है इसमें, टीटू जो है वो बंटी का पड़ोसी दोस्त भी है और हम उम्र भी है। अमी जो है, अमी डॉक्टर जोशी की बेटी है, ठीक है। और चीनू जो है वो मीरा का बेटा है। अभी हमने देखा था ना, दोनों का एक पुत्र भी है, तो दोनों का पुत्र मतलब यही है चीनू, ये मीरा का बेटा है, उसका जो पहले वाले पति से जो बेटा था वो वाला। ठीक है, चीनू नाम है इसका। फूफी है शकुन के घर की नौकरानी। फूफी बंटी से भी बहुत स्नेह करती है तथा शकुन को बंटी की मनोस्थिति से अवगत कराने का प्रयास भी करती है। फिर कुनी है शर्मा साहब की लड़की, और प्रमिला है डॉक्टर जोशी की मृत पत्नी। ध्यान देंगे, प्रमिला था डॉक्टर जोशी की मृत पत्नी का नाम, है ना। तो ये आपको सारे पॉइंट्स जो हैं क्लियर होने चाहिए, याद होने चाहिए, और जितने भी इसके पात्र हैं वो सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। लेखिका का परिचय देखते हैं। मनु भंडारी हिंदी की सुप्रसिद्ध कथाकार हैं। इनका जन्म 2 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा गांव में हुआ था। मनु भंडारी का बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। मनु भंडारी के बचपन का नाम आपको पता है, महेंद्र कुमारी। और लेखन के लिए उन्होंने मन्नू नाम का चुनाव किया, मतलब लिखते मनु नाम से थे लेकिन महेंद्र कुमारी इनका जो बचपन का नाम था, महेंद्र कुमारी। ठीक है, आगे है लेखन का संस्कार उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला। धर्मयुग में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित उपन्यास आपका बंटी से उन्हें लोकप्रियता मिली, तो मतलब बहुत ही ज्यादा ये प्रसिद्ध हुआ उपन्यास, लोकप्रिय हुआ। और इनकी मृत्यु जो है वो 15 नवंबर 2021 को हरियाणा गुड़गांव में हुई थी। आगे है मनु भंडारी ने कथा साहित्य की दोनों विधाओं, उपन्यास तथा कहानी में बड़ा विशिष्ट योगदान दिया है। उनके प्रमुख उपन्यास है 1 इंच मुस्कान, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यह एक सहयोगी प्रयोगात्मक उपन्यास जो उन्होंने राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा था। तो जो 1 इंच मुस्कान है ये इन्होंने किसके साथ? मनु भंडारी के पति थे राजेंद्र यादव, है ना। तो ये ऐसे आपको पूछा जाता है ये सवाल कि मनु भंडारी ने 1 इंच मुस्कान किसके सहलेखन में लिखा था, या फिर कौन सा उपन्यास है जो इनमें से कौन सा उपन्यास है जो सहलेखन में लिखा गया है ना। तो 1 इंच मुस्कान जो है वो सहलेखन में लिखा गया उपन्यास है। ठीक है, 1 इंच मुस्कान यहाँ पे लिखा हुआ है, 1962 इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, ये वाला उपन्यास जो है राजेंद्र यादव, इन्होंने अपने पति राजेंद्र यादव के साथ मिलकर के ये लिखा हुआ है। ठीक है, सहलेखन में, बस ये आपको याद रखना है। राजेंद्र यादव इनके पति थे और बाद में इन दोनों का तलाक हो जाता है। ठीक है, आगे आपका बंटी 1971, इनका उपन्यास महाभोज। महाभोज जो था पहले उपन्यास था, ठीक है, और फिर बाद में इसका नाट्य रूपांतरण किया गया, बाद में नाट्य रूपांतरण किया गया। नाट्य रूपांतरण समझते हैं ना, इसी का नाटक बना दिया गया और उसको क्या कर दिया गया, खेला गया उसको, है ना, मतलब नाटक बन गया। बाद में कब हुआ था ये नाट्य रूपांतरण? 1982 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि 1982 में इसका मतलब पहले ये उपन्यास था और बाद में इसको नाटक बना दिया गया, नाट्य रूपांतरण कर दिया गया, और ये 82 में हुआ, ये ध्यान रखना है आपको। ये 79 में है जो उपन्यास है। फिर आता है स्वामी उपन्यास 2004 में। मनु भंडारी को उनके कृतित्व तथा साहित्यिक योगदान के लिए हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, भारतीय भाषा परिषद, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी तथा व्यास सम्मान आदि पुरस्कार प्रदान किए गए। मनु भंडारी का रचना संसार जितना अधिक विविधतापूर्ण है उतना ही अधिक उनका संवेदनात्मक घनत्व भी है, संवेदात्मक घनत्व भी है। भारतीय नारी के तथाकथित आदर्शों के घटा दोष में छटपटाती स्त्री की पूर्ण संवेदना उनके उपन्यासों में मुखरित होती है। मैंने उन चीजों पर लिखा है जो या तो मेरे साथ हुई है या किसी भी तरह से मेरे अनुभव का हिस्सा रही हैं।
ये कौन बोल रहा है? मनु भंडारी बोल रही हैं। इन्होंने, आप इनकी जितनी भी रचनाएं पढ़ेंगे ना, तो या तो वो रचना इनके जीवन का अनुभव होगी, और या तो फिर इनके आसपास घटित हुई होंगी वो, है ना। तो यहाँ ये बता रही हैं कि यहाँ मेरे अनुभव का हिस्सा रही है। एक कथाकार को नई चीजों के बारे में लिखना चाहिए, लेकिन मैं अपने ही अनुभवों को कहानी में लेकर तसल्ली कर लेती थी। फिर भी मैं यही कहूंगी कि एक अच्छा कथाकार एक परिचित यथार्थ को भी नए सिरे से, नए कोण से पेश कर सकता है। मनु भंडारी का कथन है पूरा, ये ध्यान रखेंगे। आपका बंटी, मूल उद्देश्य और विविध समस्याएं। नई पृष्ठभूमि में शहरी जीवन का चित्रण, अवांछित तनाव से तलाक की समस्या, बंटी जैसे बच्चों की मानसिक स्थिति का अंकन और समाज को उनकी स्थिति से परिचित कराने का इसमें प्रयास किया गया है इस उपन्यास में। पति पत्नी के झगड़े का बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ये दिखाया गया है। अकेलेपन का चित्रण किया गया है कि जब इंसान अकेलेपन में होता है तो उसकी स्थिति कैसी होती है। शहरी संस्कृति में संबंधों का टूटना इसमें दिखाया गया है। बाल मन का द्वंद दिखाया गया है। ये पूछा गया सवाल है, ध्यान देंगे यहाँ पर, बाल मन का द्वंद, ये नेट के पेपर में ही पूछा गया है कि बाल मन का द्वंद कौन से मनु भंडारी के कौन से उपन्यास में दिखाया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए आपका बंटी में, ठीक है। तो इन जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। वैवाहिक समस्या भी पूछा जा सकता है, दाम्पत्य जीवन की टकराहट भी पूछा जा सकता है, मानसिक तनाव से घिरी हुई जिंदगियां भी पूछा जा सकता है ना, बाल मन की अभिव्यक्ति भी पूछा जा सकता है, आधुनिकीकरण की समस्या भी इसमें दिखाई गई है। तो ये आपको सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। स्त्री जीवन की समस्याओं तथा समाज, परिवार एवं स्वयं से स्त्री के द्वंद का चित्रण किया गया है। शिक्षित की अपेक्षा अशिक्षित अधिक संवेदनशील और सरल, ये भी दिखाया गया है इसमें। और आपका बंटी में बंटी जो है वो शकुन तथा अजय के माध्यम से भारत की बदलती पारिवारिक स्थिति तथा सामाजिकता के बीच टकराहट दिखाई देती है। आपका बंटी की भूमिका मैंने आपको बता दिया अभी कि जन्मपत्री बंटी की इस नाम से भूमिका है इस उपन्यास की, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्या हो रहा है मैं इसको ना ठीक कर लेती हूँ एक बार, बार बार होता रहेगा वरना। पाठकों को एक रचना संसार की यात्रा कराता है, जहां अलगाव, पीड़ा, टूटन और गहन अवसाद उपस्थित हैं। शकुन और अजय एक दूसरे से कटकर पुनः अपने अपने रास्ते पर अपना जीवन खोज लेते हैं। अलग रह जाता है तो मात्र बंटी। बंटी किन्हीं एक दो घरों में नहीं, आज अनेक परिवारों में सांस ले रहा है। एक बात इन सभी बच्चों में समान है, वह यह है कि ये सभी फालतू और गैर जरूरी और अपनी जड़ों से कटे हुए हैं। किसी एक व्यक्ति के साथ घटी घटना दया, करुणा और भावुकता पैदा कर सकती है, लेकिन जब अनेक जिंदगियां एक जैसे सांचे में ही सामने आने लगती है, तो दया और भावुकता के स्थान पर मन में धीरे धीरे एक आतंक उभरने लगता है। ये मनु भंडारी कह रही हैं, कहां पर? जन्मपत्री बंटी की, यानी कि भूमिका में। बंटी की यह समस्या पाठक को आतंकित ही अधिक करती है। समाज के दिनों दिन बढ़ती हुई एक ऐसी समस्या के रूप से जिसका कहीं कोई हल दिखाई नहीं देता, है ना। ये एक ऐसी समस्या है जिसका कहीं पर भी कोई भी हल दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए बंटी को उसकी समूची स्थिति के साथ समझने के लिए माँ बेटे के आपसी संबंधों के विश्लेषण के साथ ही कुछ गरिमामयी मिथ्या धारणाएं और सदियों पुरानी मिथ टूटने लगी। बंटी कभी कभी अपनी उम्र में बड़े वयस्कों की भांति व्यवहार करने लगता है, तो कभी वह परिपक्व बनने का असफल प्रयास करता है। बंटी की स्थिति पाठकों को भीतर तक आंदोलित कर देती है। महानगरीय जीवन को भौतिकता की विविध सभी उपन्यास टेक्स्ट पढ़ाए जाएंगे। देखो, सभी उपन्यास टेक्स्ट नहीं पढ़ाए जा सकते हैं, आपको बस इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाएंगी, क्योंकि इतना समय भी नहीं है, आपका एग्जाम भी है ना। इसी महीने कब है, कितनी तारीख को एग्जाम आपका? तो जितना हो सकेगा देखो उतना मैं आपके लिए करूंगी, जितना मैं कर सकती हूँ। मतलब मैं अपनी पूरे एफर्ट्स लगा करके पूरी कोशिश करके मैं आपके लिए करूंगी। लेकिन अब कितना मैं टेक्स्ट, तो क्योंकि बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, तो वो क्लास में नहीं पढ़ाए जा सकते, है ना।
तो ये थोड़ा सा छोटा है, ये बहुत बड़ा नहीं है उपन्यास। तो इसलिए अभी मैंने रखा तो है पूरा, देखते हैं अगर ये नहीं कंप्लीट होता है तो इसके साथ में एक और उपन्यास सुबह रख लूंगी, 2 उपन्यास हम सुबह, इसको आधा और अगले को हम पूरा कर लेंगे। जैसे परीक्षा गुरु है, छोटा सा उपन्यास है, तो उसको हम इसके साथ पूरा कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से करना पड़ेगा। और पूरे पूरे टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते हैं हम क्लास में, है ना। अगर टाइम हो तब भी नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े टेक्स्ट होते हैं ना, तो इतना नहीं पढ़ सकते हैं। पर फिर भी मैं आपके लिए बेस्ट देने का ट्राई करूंगी, है ना। मैं अपना बेस्ट आपको दूंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको जितना आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा वो सब आपको मिलेगा, आप टेंशन मत लें, है ना। जितना एक्चुअली ये बात ये है कि जितना हम करवाते हैं ना, बच्चे उतना भी नहीं करते। अगर आप उतना भी कर लेंगे ना जितना हम करवा रहे हैं, तो आपके लिए बेनिफिट है ना। ये बेनिफिशियल आपके लिए क्लास है, आप टेंशन मत लें। लेकिन पढ़ें, बिल्कुल दिल से पढ़ें, है ना, जी जान लगा के पढ़ें। यहाँ पर बताया गया आयामों को सरल बना दिया गया है, किंतु संबंधों को उतना ही जटिल बना दिया है। बंटी की यह यात्रा चाहे परिवार की संश्लिष्ट इकाई से टूटकर क्रमशः अकेले, जड़हीन, फालतू और अनचाहे होते जाने की रही हो, लेकिन मेरे लिए यह यात्रा भावुकता, करुणा से गुजरकर मानसिक यंत्रणा और सामाजिक प्रश्नाकुलता की ही रही है। ये मनु भंडारी का कथन है। ठीक है, अभी आपको यूनिट 10 भी मैंने ही करवानी है पेपर से पहले पहले, तो अभी यूनिट 10 भी आपकी बचती है, तो पहले हम ये उपन्यास कवर करके जल्दी से फिर यूनिट 10 पे जाएंगे ना। बंटी की यह यात्रा चाहे परिवार की संश्लिष्ट इकाई से टूटकर क्रमशः अकेले, जड़हीन, फालतू और अनचाहे होते जाने की रही हो, लेकिन मेरे लिए अच्छा ये हो गया हमारा, है ना। बंटी का चरित्र तलाकशुदा दंपत्ति की संतान का एक निर्मम आख्यान प्रस्तुत करता है। बंटी का अपनी माँ के प्रति विशेष लगाव है, किंतु पिता की अनुपस्थिति में बंटी का माँ के प्रति यह लगाव धीरे धीरे निर्भरता में बदल जाता है। माता पिता के अलगाव ने बंटी को समय से पहले ही बड़ा बना दिया है। खेलने कूदने की उम्र में वह इस बात को अच्छी तरह से समझने लगा है कि उसके मम्मी पापा दूसरे बच्चों के मम्मी पापा जैसे नहीं हैं। इस पूरी स्थिति की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन संबंधों के लिए सबसे कम जिम्मेदार और सब ओर से बेगुनाह बंटी ही इस ट्रेजेडी के त्रास को सबसे अधिक भोगता है। शकुन और अजय के संबंधों का तनाव और चटक बंटी की नस नस में ही प्रतिध्वनित होती है। मनु भंडारी का कथन है। आपका बंटी मनु भंडारी के उन बेजोड़ उपन्यासों में है जिनके बिना ना 20वीं शताब्दी के हिंदी उपन्यास की बात की जा सकती है, न स्त्री विमर्श को सही धरातल पर समझा जा सकता है। 30 वर्ष पहले लिखा गया यह उपन्यास हिंदी के लोकप्रिय पुस्तकों की पहली पंक्ति में है। दर्जनों संस्करण और अनुवादों का यह सिलसिला आज भी वैसा ही है जैसा धर्म युग में पहली बार धारावाहिक के रूप में प्रकाशन के दौरान था। 19 जनवरी के पहले पेपर, देखो पेपर तो आप ठीक बोल रहे हो ना, 19 जनवरी से पहले, है ना। तो दिसंबर में हमें सिलेबस कवर भी करना है और रिवीजन भी करना है। अब रिवीजन में भी तो टाइम लगता है ना। अब आपका जो 10 यूनिट है, 10 के 10 यूनिट आपको रिवाइज करवानी पड़ेगी, और रिवाइज भी आपको इतना हल्के तरीके से नहीं करवाई जाएगी, है ना। विद ट्रिक्स के साथ मैं आपको करवाऊंगी जितना मुझसे हो सकेगा। ठीक है, तो आप बस तैयार रहें, अपनी तैयारी को जोरों शोरों से करें, है ना। मतलब आपको जी जान लगाना पड़ेगा, पूरे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मौका जब हमें मिलता है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, हल्का नहीं लेना चाहिए मौके को। ठीक है। चले, बच्चे की निगाहों और घायल होती संवेदना की निगाहों से देखी गई परिवार की यह दुनिया एक भयावह दुस्वप्न बन जाती है। कहना मुश्किल है कि यह कहानी बालक बंटी की है या मां शकुन की। सभी तो एक दूसरे से ऐसे उलझे हैं कि त्रासदी सभी की आत्मा बन जाती है। शकुन के जीवन का सत्य है कि स्त्री की जायज महत्वाकांक्षा और आत्मनिर्भरता पुरुष के लिए चुनौती है। नतीजे में दाम्पत्य तनाव से उसे अलगाव तक ला छोड़ता है। यह शकुन का नहीं, समाज में निरंतर अपनी जगह बनाती, फैलाती और अपना कद बढ़ाती नई स्त्री का सत्य है। पति पत्नी के इस द्वंद्व में यहाँ भी वही सबसे अधिक पीसा जाता है जो नितांत निर्दोष, निरीह और असुरक्षित है। वो कौन है? बंटी है ना। मतलब बोलने का मतलब ये है कि बच्चा ही इसमें पीसा जा रहा है और बाकी तो अपनी जिंदगी जी ही रहे हैं ना। बच्चा बेचारा, उसको तो कुछ पता भी नहीं है। तो
बच्चे की चेतना में बड़ों के इस संसार को कथाकार मनु भंडारी ने पहली बार पहचाना था। बाल मनोविज्ञान की गहरी समझबूझ के लिए चर्चित प्रशंसित इस उपन्यास का हर पृष्ठ ही मर्मस्पर्शी और विचारोत्तेजक है। हिंदी उपन्यास की एक मूल्यवान उपलब्धि के रूप में आपका बंटी एक कालजयी उपन्यास है। जन्मपत्री बंटी की मनु भंडारी का वक्तव्य। अब देखना, मैं इसको पढ़ रही हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अभी हमारी यहाँ से उपन्यास की स्टोरी शुरू होती है। ओके। एक एक बांकुरा की वह बांकुरा की एक सांझ थी। अचानक ही पी का फोन आया। तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, जैसे भी हो आज शाम को ही मिलो बांकुरा में। मैं उस जरूरी बात से कुछ परिचित भी थी और चिंतित भी। रेस्टोरेंट की भीनी रोशनी में मेज पर आमने सामने बैठकर परेशान और बदहवास पी ने कहा, समस्या बंटी की है। तुम्हें शायद मालूम हो कि बंटी की माँ पी की पहली पत्नी ने शादी कर ली। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि अब वह वहां एक अवांछनीय तत्व बनकर रहे, इसलिए तय किया गया है कि बंटी को मैं अपने पास ले आऊंगा। अब से वह यही रहेगा और फिर वे देर तक यह बताते रहे कि बंटी से उन्हें कितना लगाव है और इस नई व्यवस्था में वहां रहने से उसकी स्थिति क्या हो जाएगी। मैंने उनकी भावना, चिंता, उद्विग्नता को समझते हुए अपनी पहली प्रतिक्रिया व्यक्त की। आप ऐसा नहीं सोचते कि यह गलत होगा? मुझे लगता है कि उसे अपनी माँ के पास ही रहना चाहिए, क्योंकि साल में उसके साथ आपके आसंग नहीं है, जबकि माँ के साथ वह शुरू से रह रहा है, एक छत्र होकर रह रहा है। इस नाजुक उम्र में वहां से वह उखड़ जाएगा और संभवतः यहाँ जम नहीं पाएगा। लंबी बातचीत के बाद तय हुआ कि बंटी अभी कुछ दिनों के लिए वहीं रहे, लेकिन उस दिन लौटते हुए सचमुच बंटी कहीं मेरे साथ चला आया। आकर डायरी में मैंने बंटी की पहली जन्मपत्री बनाई। उस रात बंटी की विभिन्न स्थितियों के ना जाने कितने कल्पना चित्र बनते बिगड़ते रहे। मुझे लगा बंटी अपनी नई माँ के साथ नई माँ के घर आ गया है। नई माँ और पिता के बीच एक बालिका। लगभग 6 महीने बाद की घटना है। ड्राइंग रूम में अनेक बच्चे धमा चौकड़ी मचाए हैं, उन्मुक्त और निश्चिंत। बारी बारी से उस सोफे पर चढ़कर नीचे छलांग लगा रहे हैं। उस बच्ची का नंबर आता है। सोफे पर चढ़ने से पहले वह अपनी नई माँ की ओर देखने लगती है। माँ शायद उसकी ओर देख भी नहीं रही थी, पर उन अनदेखी नजरों में भी जाने ऐसा क्या था कि सोफे पर चढ़ने के लिए बच्ची का ऊपर उठा हुआ पैर वापस नीचे आ जाता है। बच्ची सहम कर पीछे हट जाती है। अनायास ही मेरे भीतर 6 महीने पहले का बंटी उस वातावरण में व्याप्त एक सहमेपन के रूप में जाग उठता है। खेल उसी तरह चल निकला है, लेकिन अगर कोई इस सारे प्रवाह से अलग हटकर सहमा हुआ कोने में खड़ा है तो वह है बंटी। रात में सोई तो लगा 6 महीने पहले जिस बंटी को अपने साथ लाई थी वह सिर्फ एक दयनीय मुरझायापन बनकर रह गया है। एक और चित्र, सिर्फ पुरानी माँ और बंटी। मैं कमरे में प्रवेश करती हूँ तो चौंकाने वाला दृश्य सामने आता है। टूटी हुई प्लेटें, बिस्कुट की टोस्ट बिखरे पड़े हैं और बंटी माँ के शरीर पर लगातार मुक्के मार रहा है। तुम कहाँ गई थी? किसके साथ गई थी? क्यों गई थी? मेरी उपस्थिति के बावजूद यह दृश्य थोड़ी देर तक चलता रहा। माँ तिलमिलाहट, गुस्से और दुख को दबाकर मेरे सामने सहज होने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उस वातावरण के दम घोटू तनाव में वहां फिर कुछ भी सहज नहीं हो पाता। घर लौटकर मैंने पाया कि बंटी एक आकार ग्रहण करने लगा है। मुझे लगा बंटी किन्हीं दो घरों में नहीं, आज के अनेक परिवारों में, अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग स्थितियों में। लेकिन एक बात मुझे इन बच्चों में समान लगी, और वह यह कि ये सभी फालतू, गैर जरूरी और अपनी जड़ों से कटे हुए हैं। किसी एक व्यक्ति के साथ घटी घटना दया, करुणा, भावुकता पैदा कर सकती है, लेकिन जब अनेक जिंदगियां एक जैसे सांचे में ही सामने आने लगती हैं, तो दया और भावुकता के स्थान पर मन में धीरे धीरे एक आतंक उभरने लगता है। मेरे साथ भी यही हुआ। बंटी के इन अलग अलग टुकड़ों ने उस समय मुझे करुणा, विगलित और उच्छ्वासित ही किया था, लेकिन जब सब मिलाकर बंटी मेरे सामने खड़ा हुआ तो मैंने अपने आप को आतंकित ही अधिक पाया, समाज की दिनों दिन बढ़ती हुई एक ऐसी समस्या के रूप में जिसका कहीं कोई हल नहीं दिखाई देता।
यही कारण है कि बंटी मुझे तूफानी समुद्र यात्रा के किसी द्वीप पर छूटे हुए अकेले और असहाय बच्चे की तरह नहीं, वरन अपनी यात्रा के कारणों के साथ और समानांतर जीते हुए दिखाई दिया। इसके बाद की स्थितियों को देखने का सारा धरातल बदल गया। भावना के स्तर पर उद्वेलित और विगलित करने वाला बंटी जब मेरे सामने एक भयावह सामाजिक समस्या के रूप में आया, तो मेरी दृष्टि अनायास ही उसे जन्म देने, बनाने या बिगाड़ने वाले सारे सूत्रों, स्रोतों और संदर्भों की खोज और विश्लेषण की ओर दौड़ पड़ी। संदर्भों से काटकर किया हुआ बंटी का अध्ययन शरद चंद्रीय भावुकता भले ही जगा दे, उसे एक वैचारिक धरातल नहीं दे सकता। बंटी के तत्काल संदर्भ अजय और शकुन है। दूसरे शब्दों में वे संदर्भ अजय और शकुन के वैवाहिक संबंधों का अध्ययन और उसकी परिणति के रूप में मेरे सामने आए। यहां मुझे भारत जी की बात सही लगी कि जैनेन्द्र जी ने स्त्री पुरुष के संबंधों को जिस एकांतिक दृष्टि से देखा है, उसका एक अनिवार्य आयाम बंटी भी है, क्योंकि शकुन अजय के संबंध की टकराहट में सबसे अधिक पिस्ता बंटी ही है। शकुन और अजय तो आपसी तनाव की असहनीयता से मुक्त होने के लिए एक दूसरे से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन बंटी क्या करे? वह तो समान रूप से दोनों से जुड़ा है, यानी खंडित निष्ठा उसकी नियति है। चूंकि वह शकुन के साथ रहता है, इसलिए बंटी को उसकी समूची स्थिति के साथ समझने के लिए माँ बेटे के आपसी संबंधों के विश्लेषण के साथ ही कुछ गरिमामय मिथ्या धारणाएं और सदियों पुराने मिथ टूटने लगी। नमस्ते अंकिता। शकुन चक्की पीस पीस कर बेटे का जीवन बनाने में अपने आप को स्वाहा कर देने वाली मां नहीं थी, बल्कि स्वतंत्र व्यक्तित्व, आकांक्षाएं और आजीविका के साधनों से तृप्त मां थी। इस नारी और मां के आपसी द्वंद का अध्ययन ही शकुन को उसका वर्तमान रूप देता है। आज तो लगता है कि कहानी में बिखरी लोक कथाएं अनायास ही नहीं आई हैं। वे शकुन के जीवन की दो नितांत विरोधी स्थितियों, मिथ और वास्तविकता के अंतर विरोध को उजागर करती हैं। अगर मां की ममता के मारे उस राजकुमार की कहानी है जो 7 समुद्र पार करके अपनी निष्ठा प्रमाणित करता है, तो सोनल रानी की भी कहानी है जो भूख लगने पर रूप बदलकर अपने ही बेटे को खा जाती है। सोनल रानी शकुन बंटी को माध्यम बनाकर अजय से प्रतिशोध लेती हो या बंटी से तन्मय होकर अपनी सार्थकता तलाश करती हो, उसे कभी हथियार के रूप में इस्तेमाल करती हो या कभी अपने एकाकी जीवन के आधार के रूप में, मुझे तो सभी कुछ को निहायत तटस्थ होकर एक मानवीय धरातल पर देखना समझना था। जिंदगी को चलाने और निर्धारित करने वाली कोई भी स्थिति कभी एकहरी नहीं होती। उसके पीछे एक साथ अनेक और कभी कभी बड़ी विरोधी प्रेरणाएं निरंतर सक्रिय रहती हैं। शकुन और बंटी दोनों के चरित्रों की वास्तविकता इन्हीं अंतर विरोधों में जीने की वास्तविकता है। परोक्ष रूप से अजय के जीवन की वास्तविकता भी यही है। शायद यही कारण है कि मैं इस त्रिकोण की किसी एक भुजा को ना अस्वीकार कर सकी, ना ही गलत सिद्ध कर सकी। पात्र अपनी अपनी दृष्टि, संवेदना की सीमाओं में एक दूसरे को गलत सही करते रह सकते हैं, लेकिन देखना यह जरूरी होता है कि लेखकीय समझ किसी के प्रति पक्षपात तो नहीं कर रही। गलत और सही अगर कोई हो सकते हैं तो वे अजय, शकुन और बंटी के आपसी संबंध। इस पूरी स्थिति की सबसे बड़ी विडंबना ही यह है कि इन संबंधों के लिए सबसे कम जिम्मेदार और सब ओर से बेगुनाह बंटी ही इस ट्रेजेडी के त्रास को सबसे अधिक भोगता है। शकुन अजय के संबंधों का तनाव और चटक बंटी की नस नस में ही प्रतिध्वनित होती है। स्थिति की इस विडंबना ने ही मेरे मन में एक आतंक जगाया था। शकुन अजय के आपसी संबंधों में बंटी चाहे कितना ही फालतू और अवांछनीय हो गया हो, परंतु मेरी दृष्टि को सबसे अधिक उसी ने आकर्षित किया। ये मनु भंडारी कह रही हैं सब कुछ ठीक है। वस्तुतः उपन्यासकार के लिए अप्रतिरोध चुनौती, सहानुभूति और मानवीय करुणा के केंद्र सिर्फ वे ही लोग हो पाते हैं जो कहीं ना कहीं फालतू हो गए हैं। बहरहाल बंटी की यह यात्रा चाहे परिवार के संश्लिष्ट इकाई से टूटकर क्रमशः अकेले, जड़हीन, फालतू और अनचाहे होते जाने की रही हो, लेकिन मेरे लिए यह यात्रा भावुकता, करुणा से गुजरकर मानसिक यंत्रणा और सामाजिक प्रश्नानुकूलता की रही है। जीते जागते बंटी का तिल तिल करके समाज की एक बेनाम इकाई भर बनते चले जाना यदि पाठक को सिर्फ अश्रु विगलित ही करता है, तो मैं समझूंगी कि यह पत्र सही पतों पर नहीं पहुंचा है। तो क्या कह रही मनु भंडारी कि अगर सिर्फ पाठक इसको पढ़ के सिर्फ रो ही रहा है
और अपने जीवन में वो चेंज नहीं कर रहा, बदलाव नहीं लेकर के आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये पत्र जो है, ये बंटी की जो जन्म पत्री है ना, जो ये उपन्यास है, ये सही पते पर नहीं पहुंचा है। तो इसका मतलब ये है कि क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए इस उपन्यास से, है ना। सॉरी। आगे है इसका भाग एक, दो भाग है इसमें जो हम अभी पढ़ेंगे, है ना। तो पहले भाग एक पढ़ेंगे, फिर अगला पार्ट। अब यहाँ से शुरू होती है, ये तो था जो हमने पीछे पढ़ा, जो मनु भंडारी ने कहा है मतलब भूमिका में। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं उपन्यास, है ना। ठीक है। मम्मी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी तैयार हो रही हैं। बंटी पीछे खड़ा चुपचाप देख रहा है। मम्मी जब भी कॉलेज जाने के लिए तैयार होती हैं, बंटी बड़े कौतूहल से देखता है। आज तक नहीं पाया, पर उसे हमेशा लगता है कि ड्रेसिंग टेबल की इन रंग बिरंगी शीशियों में, छोटी बड़ी डिब्बियों में जरूर कोई जादू है कि मम्मी इन सबको लगाने के बाद एकदम बदल जाती हैं। कम से कम बंटी को ऐसा ही लगता है कि उसकी मम्मी अब उसकी नहीं रही, कोई और ही हो गई है। पूरी तरह तैयार होकर हाथ हाथ में पर्स लेकर मम्मी ने कहा, देखो बेटे, धूप में बाहर नहीं निकलना। हाँ। फिर फूफी को आदेश दिया, बंटी जो खाए वही बनाना, एकदम बंटी की मर्जी का खाना, समझी। चलने से पहले मम्मी ने उसका गाल थपथपाया, बालों में उंगलियां फंसाकर बड़े प्यार से बाल झंझोड़ दिए। पर बंटी जैसे बुत बना खड़ा रहा। बाह पकड़कर झूला नहीं, किसी चीज की फरमाइश नहीं की। मम्मी ने खींच कर उसे अपने पास सटा लिया, पर एकदम चिपक कर भी बंटी को लगा जैसे मम्मी उससे बहुत दूर है। और फिर वे सचमुच ही दूर हो गई। उनकी चप्पल की खटखट जब बरामदे की सीढ़ियों तक पहुंची, तो बंटी कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। और मम्मी जब फाटक खोलकर सड़क पार करके घर के ठीक सामने बने कॉलेज में घुसी, तो बंटी दौड़कर अपने घर के फाटक पर खड़ा हो गया, सिर्फ दूर जाती हुई मम्मी को देखने के लिए। वह जानता है मम्मी अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगी, नपे तुले कदम रखती हुई सीधी चलती चली जाएंगी। जैसे ही अपने कमरे के सामने पहुंचेगी, चपरासी सलाम ठोकता हुआ दौड़ेगा और चिक उठाएगा। मम्मी अंदर घुसेंगी और एक बड़ी सी मेज के पीछे रखी कुर्सी पर बैठ जाएंगी। मेज पर ढेर सारी चिट्ठियां होंगी, फाइलें होंगी। उस समय तक मम्मी एकदम बदल चुकी होंगी। कम से कम बंटी को उस कुर्सी पर बैठी मम्मी कभी अच्छी नहीं लगी। पहले जब कभी उसकी छुट्टी होती और मम्मी की नहीं होती, मम्मी उसे भी अपने साथ कॉलेज ले जाया करती थी। चपरासी उसे देखते ही गोद में उठाने लगता तो वह हाथ झटक देता। मम्मी के कमरे के एक कोने में ही उसके लिए एक छोटी सी मेज कुर्सी लगवा दी जाती, जिस पर बैठकर वह ड्राइंग बनाया करता। कमरे में कोई भी घुसता तो एक बार हंसी लपेटकर आंखों ही आंखों में जरूर उसे दुलरा देता। तब वह मम्मी की ओर देखता, पर उस कुर्सी पर बैठकर मम्मी का चेहरा अजीब तरह से सख्त हो जाया करता है। लगता है मानो अपने असली चेहरे पर कोई दूसरा चेहरा लगा लिया हो। मम्मी के पास जरूर एक और चेहरा है। चेहरा ही नहीं, आवाज भी कैसे सख्त हो जाती है। बोलती है तो लगता है जैसे डांट रही हो। बंटी को मम्मी बहुत ही कम डांटती हैं, बस प्यार करती हैं। इसलिए यूं सख्त चेहरा लिए डांटती प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठी मम्मी उसे कभी अच्छी नहीं लगती। वहां उसकी और मम्मी के बीच में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मम्मी का कॉलेज के ढेर सारे काम, थोड़ी थोड़ी देर में बजने वाले घंटे, घंटा बजने पर होने वाली हलचल, इन सब के एक सिरे पर वह रहता है चुपचाप सहमा सा, और दूसरे पर मम्मी रहती हैं, किसी को आदेश देती हुई, किसी के साथ सलाह मशवरा करती हुई, किसी को डांटती हुई। और इसलिए उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया। घर में चाहे वह अकेला रह ले, पर वहां नहीं जाता। वहां किसके पास जाए, मम्मी तो वहां रहती ही नहीं। रहती है बस एक प्रिंसिपल, जिनके चारों ओर बहुत सारे काम, बहुत सारे लोग रहते हैं। नहीं रहता है तो केवल बंटी।
थोड़ी देर तक बंटी गेट पर खड़े खड़े आने जाने वालों को यूं ही देखता रहा। फिर लोहे के फाटक पर झूलने लगा। सामने से दो लड़के साइकिल पर बातें करते हुए गुजर गए तो उसने सोचा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो वह भी दो पहिए की साइकिल खरीदेगा। वह जानता है मम्मी उसे कभी बाहर निकलकर साइकिल नहीं चलाने देगी। जाने क्यों उन्हें हमेशा यही डर लगा रहता है कि वह बाहर निकला और एक्सीडेंट हुआ हो। वह जरूर बाहर चलाएगा। पुलिया पर जब बिना पैडल मारे ही फर्राटे से साइकिल उतरती है तो कैसा मजा आता होगा। उसके बाद आंखों के सामने वे बड़े बड़े मैदान तैर गए जो स्कूल जाते समय बस में से दूर दूर दिखाई देते हैं। मैदान के दूसरे सिरे पर बनी हुई पहाड़ियां जिनके पीछे से सूरज निकल डूब कर दिन और रात करता है। कौन जाने उन पहाड़ियों की तलहटी में कोई साधु बैठा हो जिसके पास जादू की खड़ाओं हो, जादू का कमंडल हो। एक बार जाकर जरूर देखना चाहिए, पर जाए कैसे। साइकिल मिलने से जाया जा सकता है, बस किसी को बताए नहीं और चलता जाए। चलता चला जाए तो पहुंच ही सकता है, पर मम्मी को मालूम पड़ जाए तो बाप रे। बहुत ज्यादा घर से बाहर नहीं जाने देती हैं, पर मम्मी को पता ही नहीं चल पाता है कि पलंग पर उनकी बगल में लेटे लेटे वह उन साधुओं की तलाश में कहां कहां घूमता है। अनदेखे अनजाने पहाड़ों में, जंगलों में, घाटियों में। अब छुट्टी के दिन समझ ही नहीं आता वो क्या करे। एक बार यूं ही बगीचे का चक्कर लगाया। मोगरे खूब महके हुए थे। एक एक पौधे को उसने खूब प्यार से छुआ। फिर गिनकर देखा कितनी नई कलियां खिली हैं। हर एक पौधे की फूल पत्तियों का हिसाब किताब उसके पास है। एक दो पौधे की पत्तियां गंदी लगी तो जल्दी से पाइप लेकर उनको धोया, कुछ इस ढंग से जैसे मम्मी सवेरे सवेरे उसका मुंह धुलाती हैं। बस हो गए साफ, चलो अब हवा में झूलो। भीतर आए तो कमरे में घुसते ही नजर ड्रेसिंग टेबल पर गई। वही रंग बिरंगी शीशियां और मम्मी का वही सख्त चेहरा याद आ गया। रूखा रूखा और एकदम बदला हुआ। कैसे बदल जाता है चेहरा। और तब न जाने कितनी बातें एक साथ दिमाग में घुमड़ने लगी। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो बंटी भैया, चलकर नहा काहे नहीं लेते। हाथ में झाड़ू लिए फूफी घुसी तो बंटी ने झाड़ू छीन लिया। यहाँ पे झाड़ लिखा है तो ये आप देख लेना, ठीक है, मैंने इसको ठीक कर दिया। बंटी ने झाड़ू छीन लिया और उसके हाथ पर झूलता हुआ बोला, फूफी वह कहानी सुनाओ जो सोनल रानी की, जो सचमुच में डायन थी और रानी बनकर रहती थी। ए लो और सुनो, यह कहानी कहने सुनने का बखत है। काम सारा पड़ा है और तुम्हें कहानी सूझ रही है। कहानी रात में सुनी जाती है, दिन में नहीं। नहीं, मैं अभी सुनूंगा, कोई काम वाम नहीं। फिर आंखों में जाने कितना कौतूहल भरकर पूछा, अच्छा फूफी, वह डायन से रानी कैसे बन जाती थी। उसके पास जादू था। और क्या, तो डायन थी, सारे जादू बस में कर रखे थे। बस जो चाहती बन जाती, मन होता वैसा भेस धर लेती। क्यों फूफी, आदमी भी चाहे तो ऐसा कर सकता है। कैसे कर लेगा आदमी, आदमी के बस में क्या जादू होता है। तुमने डायन देखी है फूफी, कैसी होती होगी। जब आदमी की भेष में होती होगी तो कोई पहचान भी नहीं सकता होगा। बंटी की आंखों में जाने कैसे कैसे चित्र तैरने लगे। अरे हमने नहीं देखी कोई डायन वायन, तुम चलकर नहा लो। नहीं, अभी नहीं नहाता। और बंटी पीछे के आंगन में आया तो झमझम करती सोनल रानी भी साथ आ गई। 7 मंजिले महल में रहने वाली 700 दास दासियों से घिरी सोनल रानी। ऐसा रूप क्यों ना लोगों ने देखा ना सुना। राजा तो जैसे प्राण देते, कोई भला देखता भी कैसे। वह रूप क्या कोई आदमी का था, वह तो डायन का जादू था। फिर धीरे धीरे कहानी की एक पूरी दुनिया खुलती चली जाती। भेड़ बनाकर रखे हुए राजकुमार, मैना बनाकर रखी हुई राजकुमारी। ऐसा कुछ होता जरूर है जिससे आदमी भेष बदल लेता है। बंटी फिर भीतर गया, चुपचाप ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर शीशियों को उठा उठाकर देखने लगा। एक बार मन हुआ अपने मुंह पर भी लगा देखे, क्या उसका चेहरा भी मम्मी की तरह बदल जाएगा। यह क्या, फिर तुम ड्रेसिंग टेबल पर पहुंच गए। फूफी खड़ी हंस रही थी। बंटी एकदम सक पका गया। हम कहते हैं यही शौक रहे तुम्हारे तो बड़े होकर तुम जरूर लड़की बन जाओगे। मारूंगा मैं, फिर वही गंदी बात कही तो। बंटी हाथ उठाकर अपनी झेप गुस्से में दिखाने लगा, छिपाने लगा। फूफी भी फूफी भी अजब है।
मम्मी कभी प्यार करते हुए उसे गोद में बिठा लेंगी या अपने साथ लिटाकर कहानी सुनाएंगी, तो हमेशा उसे ऐसे ही चिढ़ाएंगी। मम्मी, ओके। तुम अभी तक माँ की गोद में चिपक कर बैठते हो। छी छी, तुम तो एकदम लड़की हो बंटी भैया। देख लो मम्मी, यह फूफी। पर मम्मी है कि फूफी को कुछ नहीं कहती, बस हंसती रहती है, क्योंकि उस समय घर में जो रहती है मम्मी, वह भी एकदम मम्मी बनी हुई। कॉलेज में हो तो पता लगे इस फूफी को, ऐसी घुड़की मिले कि सारा चिढ़ाना भूल जाए। मेरा तो बेटा भी यही है और बेटी भी यही है। हंसती हुई मम्मी उसे अपने से और ज्यादा सटा लेती है। उस समय फूफी के सामने माँ की बाहों से छूटकर भागने के लिए वह जरूर कसमसाता रहता है, पर यूं उसे मम्मी की गोद में बैठना, उनके साथ सटकर सोना अच्छा लगता है। सोने से पहले मम्मी उसे रोज कहानी सुनाती है, राजा रानी की, परियों की, ऐसे ऐसे राजकुमारों की जो अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे और अपनी माँ के लिए बड़े बड़े समुद्र तैर गए थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पार कर गए थे। फिर मम्मी उसकी गाल सहलाते हुए पूछती, अच्छा बता, तू मेरे लिए इतना सब करेगा बड़ा होकर, या कि निकाल बाहर करेगा? हटाओ, बुढ़िया को बोर करती है। धत, मम्मी को कभी नहीं छोड़ूंगा। तब मम्मी निहाल होकर उसे बाहों में भर लेती और उसके गालों पर ढेर सारे किस्सू देती। फिर पता नहीं छत में क्या देखने लगती, बस फिर देखती ही रह जाती, और उसे लगता जैसे उसके और मम्मी के बीच में फिर कहीं कोई आ गया है, पर कौन, यह वह समझ नहीं पाता। मम्मी के चेहरे पर गहराती हुई उदासी की परतें उसे कहीं हल्के से बेचैन कर देती। उसका मन करता कि मम्मी को पक्की तरह समझा दे कि वह उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा, पर कैसे? और जब कुछ भी समझ में नहीं आता तो वह मम्मी के गले में हाथ डालकर लिपट जाता। तभी फूफी की बात याद आ जाती है। हो, फूफी बकवास करती है। कहीं मम्मी को प्यार करने से या कि मम्मी के साथ सोने से कोई लड़का लड़की बन जाता होगा भला। तुम नहा लो बंटी भैया, कहो तो हम नहला दें। नहीं, अपने आप नहाऊंगा। बढ़िया ये नहलाने वाली। तो जाओ अपने आप नहाओ, हम कपड़ा वपड़ा निकाल कर रख देते हैं। अभी नहीं नहाता, जब मर्जी आएगी नहाऊंगा। फूफी को लेकर अभी भी गुस्सा भरा हुआ है। बंटी ने अपनी अलमारी खोली। मम्मी के खरीदे हुए और पापा के भेजे हुए खिलौनों से अलमारी भरी हुई है। उसने नई वाली बंदूक निकाली, खूब बड़ी सी, और एकदम आंगन में झाड़ू लगाते हुए फूफी की पीठ में नली लगा दी। बोला, अब कहेगी कभी लड़की, कर दो शूट, गोली से उड़ा दूंगा, हाँ याद रखना। बंटी जब बहुत लाड़ में होता है या बहुत नाराज तो फूफी को तू ही कहता है। और क्या, अब तुम बंदूक ही तो मारोगे, इसी दिन के लिए तो पाल पोस कर बड़ा किया है। तब पता नहीं क्यों मम्मी की कोई बात याद आ गई और बंटी का हाथ अपने आप हट गया। ख्याल आया, उसने अपनी बंदूक टीटू को दिखाई। टीटू को तो दिखाई ही नहीं। उसके मुकाबले में टीटू के पास बहुत कम खिलौने हैं, फिर भी ऐसी शान लगाता है जैसे लाट साहब हो। उस दिन कैरम बोर्ड दिखा दिखा कर कितना इतरा रहा था। वह मम्मी से कहकर अपने लिए भी कैरम बोर्ड खरीदेगा, और नहीं तो इस बार पापा आएंगे तो उनसे लेगा। पिछली बार पापा जिस दिन आए थे उसी दिन उसका रिजल्ट निकला था। कितने खुश हुए थे पापा। उसका रिजल्ट देखकर खूब प्यार किया था, शाबाशी दी थी और ढेर सारी चीजें दिलवाई थी। इस बार कब आएंगे पापा? ये किधर चले? उसे पिछले दरवाजे से बाहर जाते देख फूफी चिल्लाई, मैं टीटू के यहाँ जा रहा हूँ, अभी आ जाऊंगा। वहीं मत खेलने बैठ जाना, मम्मी गुस्सा होंगी नहीं तो। नहाया धोया कुछ नहीं है। बंटी दूर निकल आया। फूफी की तो आदत है कुछ ना कुछ बकते रहने की। टीटू के घर के दरवाजे पर आकर एक मिनट को झिझका, कहीं सबसे पहले टीटू की अम्मा ही ना मिल जाए। कैसे बोलती है वे भी। एक दिन इसी तरह छुट्टी के दिन सवेरे सवेरे आ गया था तो बोली, आ गई बंटी, छुट्टी के दिन तो तुम्हारा सूरज भी इसी घर में उगता है और इसी घर में डूबता है, तो मन हुआ था कि उल्टे पैरों लौट जाए। मम्मी तो टीटू को कभी ऐसे नहीं कहती, चाहे वो सारे दिन रह ले। उसका बस चले तो वह कभी टीटू के घर नहीं जाए। वैसे भी उसे अपने ही घर में खेलना अच्छा लगता है। फूफी कहती है, घर में काहे नहीं अच्छा लगेगा, ऐसी लाड साहब करने ऐसी लाड साहबी करने को और कहाँ मिलती है बच्चों को। टीटू से कितना कहा कि तू भी आ जाया कर छुट्टी के दिन, पर शाम के पहले वह कभी आता ही नहीं। घर में ही खेलता रहता है। बिंदा है, शन्नो है, हो, कहने दो, कहती है तो। बंदूक दिखाकर अभी लौट भी जाऊंगा, मैं वहां रुकूंगा ही नहीं। और सूरज तो अब कभी का उग गया।
बरामदे में ही टीटू की अम्मा बैठी तरकारी काट रही हैं। क्षण भर को पांव ठिठक गए। न भीतर को जाते बना न लौटते। कौन बंटी? सॉरी, कौन? बंटी, आओ। अरे, बड़ी जोरदार बंदूक ले रखी है। इतनी बड़ी किसने दिलवाई? पापा ने। आए थे क्या पापा? नहीं, किसी के साथ भिजवाई थी। एकाएक स्वर की खुशी जैसे बुझ गई। मन हुआ अम्मा के सीने में ही दाग दे बंदूक। जब देखो तब वही बात। बंटी भीतर दौड़ गया। टीटू शन्नो के साथ बैठा बैठा कैरम खेल रहा था। बंटी ने चुपचाप उसकी पीठ पर बंदूक की नली लगाई और जोर से चिल्लाया, हैंड्स अप। टीटू एकदम डर गया तो बंटी खिलखिला पड़ा, जैसे डर। कैसा डराया? अरे, इतनी बड़ी बंदूक देखूं जरा। टीटू इतनी बड़ी बंदूक देखकर एकाएक उत्साह में आ गया। चल बाहर चलकर निशाना लगाएंगे। आज वह भी आसानी से बंदूक नहीं देगा। उस दिन कैरम को लेकर कैसा इतरा रहा था। हटो हटो, तुम्हें खेलना। भाव से बंदूक पर हाथ फेरते हुए टीटू ने कहा, दिखा तो यार जरा। खाली देखने से काम नहीं चलेगा, समझना पड़ता है। यह कोई 8 आने वाला तमंचा नहीं है जो हर कोई चला ले। बंटी अपने को महत्वपूर्ण महसूस करने लगा। अभी खरीदी है? बड़ी ललचाई सी नजरों से देखते हुए टीटू ने पूछा। नहीं, पापा ने भिजवाई है। बड़े रौब से बंटी ने जवाब दिया और उसी रौब के साथ वह उसमें कारतूस भरने लगा। चल, तेरे पापा साथ नहीं रहते तब भी तेरे लिए चीजें तो खूब भेजते रहते हैं। और क्या, इस बार आएंगे तो मेरे लिए बड़ा वाला मैकेनो लाएंगे। मैं तो मम्मी से जो मांगता हूँ मम्मी भी झट दिलवा देती हैं। बंदूक हाथ में मिल जाती तब तो टीटू फिर भी बंटी के इस रौब को जैसे तैसे झेल जाता, पर खाली बातों का रौब। क्यों रे बंटी, तेरा मन नहीं होता कि पापा तेरे साथ रहें? बंटी का कमजोर हिस्सा वह जानता है। बंटी चुप, बस बंदूक के घोड़े को ऊपर नीचे करता रहा। जब यहाँ आते हैं तो वह जब यहाँ आते हैं तो तू कहता क्यों नहीं? पर अब शायद रह नहीं सकते। बंटी ने बड़े प्रश्नवाचक भाव से टीटू की ओर देखा। तेरे मम्मी पापा में तलाक जो हो गया है? ना चाहते हुए भी बंटी पूछ बैठा। तलाक? तलाक क्या होता है? तू नहीं जानता बुद्धू कहीं का। मम्मी पापा की जो लड़ाई होती है ना, उसे तलाक कहते हैं। तुझे कैसे मालूम? मेरी अम्मा बता रही थी, पापा बता रहे थे। बंटी तब भीतर ही भीतर कहीं अपमानित हो आया। ठाए ठाए वह हवा में बंदूक दागने लगा और टीटू को अपनी बंदूक से पूरी तरह चकित करके बिना एक बार भी उसे चलाने का अवसर दिए वापस लौट आया। मन में जाने कैसा गुस्सा उफन रहा था। उसके मम्मी पापा की बात उसे नहीं मालूम और टीटू को मालूम। पापा साथ नहीं रहते तो क्या हुआ? वे तो शुरू से ही साथ नहीं रहते। वह तो हमेशा से ही मम्मी के पास रहता है। उसकी मम्मी कोई ऐसी वैसी है? कॉलेज की प्रिंसिपल है। आते जाते लोग कैसे सलाम ठोकते हैं। करेगा कोई ऐसे सलाम इनकी अम्मा को? और पापा पास नहीं रहते तो क्या हुआ? उसे प्यार तो बहुत करते हैं। टीटू के पापा तो जब देखो तब डांटते ही रहते हैं। उस दिन उसके सामने ही कैसा कान उमेठा था कि मैं कि मैं बोल गई। सारा चेहरा सुर्ख हो आया। अच्छा है, पापा के साथ रहो, डांट खाओ, पिटो और कान खिंचवाओ। पर मम्मी को तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। मम्मी उसे पापा की बात बताती क्यों नहीं है? कितनी ही बार उसने मम्मी से यह बात करनी चाहिए, पर जब भी वह ऐसी बात करता है तो मम्मी का चेहरा ना जाने कैसा कैसा हो जाता है। उसे डर सा लगने लगता है। फिर उससे कुछ भी नहीं पूछा जाता। इस बार पापा आएंगे तो वह पापा से पूछेगा कि वे दोनों दोस्ती क्यों नहीं कर लेते। पापा तो उसकी बात बहुत मानते हैं। जहां कहता है वहीं घुमाने ले जाते हैं, जो मांगता है वही दिला देते हैं। यह बात नहीं मानेंगे। अब तो वह बड़ा हो गया है, पापा को समझा सकता है। पर मम्मी पापा की लड़ाई क्यों हुई है? मम्मी कभी पापा की बात नहीं करती। पापा आते हैं तो सर्किट हाउस में ठहरते हैं। मम्मी को बुलाते भी नहीं। मम्मी की बात भी नहीं करते। क्या इतने बड़े बड़े लोग भी लड़ते हैं? ऐसी लड़ाई जिसमें कभी दोस्ती ही ना हो। क्या मम्मी को पापा की याद नहीं आती होगी? शाम को मम्मी लॉन में पलंग डालकर लेटी हैं। मौसम में हल्की सी ठंडक है, पर फिर भी बाहर खूब अच्छा लग रहा है। मम्मी की छाती पर एक खुली हुई किताब उल्टी रखी है। आसमान में न जाने क्या देख रही है मम्मी। बंटी दौड़ दौड़ कर क्यारियों में पानी डाल रहा है। टीटू पाइप लेकर पौधे धो रहा है। धुलकर पत्तियां कैसी चटकीली हो उठती हैं। रात रानी की महक धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगी है।
हर पौधे, हर फूल और हर गंध के साथ बंटी का जैसे बड़ा गहरा संबंध है। पानी दे चुकने के बाद बंटी ने एक बड़ा सा मोगरे का फूल तोड़ा। इस बगीचे में से फूल तोड़ने का अधिकार केवल बंटी का है, क्योंकि यह बगीचा केवल उसी का है। बिना उससे पूछे तो मम्मी भी नहीं तोड़ सकती। फूल लेकर वह चुपचाप गया और लेटी हुई मम्मी के बालों में खोस दिया। मम्मी बड़ा मीठा सा मुस्कुराई और पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। लाड कर रहा है मम्मी का, और बैठकर फूल को ठीक से पीछे की ओर लगा लिया। इस समय मम्मी कितनी अच्छी लग रही हैं। वैसे तो शाम के समय मम्मी बिल्कुल उसकी अपनी हो जाती हैं। बालों की खूब ढीली ढीली चोटी और चेहरा भी एकदम मुलायम सा। कोई तनाव नहीं, कोई सख्ती नहीं। हमेशा इस समय बंटी को मम्मी बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर भी। कभी कभी वह मम्मी की नजर बचाकर एक टक मम्मी को देखता रहता है। मम्मी की ठोड़ी का तेल उसे बहुत अच्छा लगता है। रात में पास लेटता है तो अक्सर उस पर धीरे धीरे उंगली फिराता रहता है। उसे आज भी याद है, पहली बार जब उसने ऐसा किया था तो मम्मी कैसे चौंक गई थी। एकदम उसका हाथ हटा दिया और बड़ी देर तक उसके चेहरे पर जाने क्या देखती रही थी, अजीब अजीब नजरों से। फिर एक गहरी सांस छोड़कर वे छत की ओर देखने लगी थी। उनका चेहरा न जाने क्यों बड़ा उदास और बेजान हो आया था। वह जैसे भीतर ही भीतर सहम गया था। उसकी समझ में नहीं आया कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जो मम्मी इतनी उदास हो गई, और उसने तय कर लिया कि वह कभी तिल पर हाथ नहीं रखेगा। पर 3-4 दिन बाद मम्मी ने खुद ही उसकी उंगली लेकर तिल पर रख दी। फिर मुझे अच्छा लगता है, और हंसने लगी। मम्मी भी सचमुच अजीब है, इन्हें कभी कभी कुछ हो जाता है। आज रात में तिल पर उंगली फेर फेर कर ही बात करेगा, पापा वाली बात। अब वह सब समझता है। हिस्ट्री में रामायण महाभारत की लड़ाई की बात समझ ले, मम्मी पापा की लड़ाई की बात नहीं समझ सकता। मम्मी बताए तो। टीटू के अम्मा पापा उसे सब बता सकते हैं और मम्मी उसे नहीं बता सकती। सवेरे की कचोट जैसे फिर ताजी हो गई। टीटू को दिखाते हुए बंटी मम्मी के गले से झूम गया। लो देख लो, मम्मी कैसा दुलार करती है मेरा। तुम झूमो तो जरा अपनी अम्मा के गले में, ना झटक कर अलग कर दे तो। ना रहे पापा उसके पास, उससे क्या, मम्मी अकेली जितना प्यार करती है उससे तुम्हारे अम्मा पापा मिलकर भी उतना प्यार नहीं कर सकते। और उसकी आंखों के सामने खटिया पर नंगे बदन बैठे, कभी खांसते तो कभी पेट पर हाथ फेरते टीटू के पापा, और हल्दी के दागों से भरी साड़ी पहने अम्मा घूम गई। तब मन एक गर्वयुक्त तृप्ति से भर गया। हुलस कर उसने कहा, मम्मी आज बहुत बहुत लंबी वाली कहानी सुनाओ। कहानी चल रही है 7 भाई चंपा की। सौतेली माँ ने कैसे 7 लड़कों को मरवा कर गड़वा दिया। जहां जहां बच्चे गाड़े गए वहां वहां चंपा का एक एक पेड़ उगाया। सौतेली माँ बहुत बुरी होती है। सौतेली माँ बहुत बुरी होती है मम्मी। हाँ और नहीं तो क्या, मारकर गड़वा देती हैं। बच्चों के पापा ने क्यों नहीं कुछ कहा? सौतेली माँ ने उन्हें पता ही नहीं लगने दिया। हो, ऐसा भी कभी हो सकता है? झूठ। 7 बच्चे गायब हो जाए और पापा को पता ही ना लगे। हाँ ऐसा होता है, होता है ऐसा। पापा कोई वैसा ऐसा वैसा आदमी था, राजा था। उसके पास राज्य के बहुत सारे काम थे, बच्चों का ख्याल ही नहीं रहा। पापा लोग ऐसे ही होते हैं, उन्हें बच्चों का ख्याल कभी नहीं रहता। यह तो माँ ही होती है जो। और मम्मी एकाएक चुप हो गई। उसने मम्मी की ओर देखा। मम्मी वैसे ही आसमान की ओर देख रही हैं। क्या देखती रहती है मम्मी आंखें गाड़ कर, कभी आसमान में कभी छत में। उसे तो वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। एकाएक ख्याल आया, पापा की बात पूछ ले। मम्मी हूँ। बंटी पसोपेश में कैसे पूछे? मम्मी ने कहीं डांट दिया, या कि मम्मी बहुत उदास हो गई तो? शाम और रात में ही तो वह मम्मी के बहुत बहुत पास हो जाता है। सवेरे तो मम्मी में से एक और मम्मी निकल आती है। उसने एक बार फिर मम्मी की ओर देखा, आंखें आसमान पर टिकी हुई, लटे चेहरे पर बिखरी हुई। सचमुच मम्मी सुंदर है। वो बेकार ही क्यों डरने लगता है मम्मी से? उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मम्मी मम्मी। इस बार मम्मी ऐसे चौंक कर बोली जैसे कहीं और चली गई थी। चल, तू बहुत बहस करता है, मैं नहीं सुनाती तुझे कहानी। मम्मी, पापा हम लोगों के साथ क्यों नहीं रहते? मम्मी चुप। आज टीटू कह रहा था। क्या कह रहा था टीटू? मम्मी एकदम बंटी पर झुक आई। आवाज की सख्ती से बंटी जैसे एक क्षण को सहम गया। बता क्या कह रहा था टीटू?
टीटू कह रहा था कि तेरे मम्मी पापा का तलाक हो गया है, अब पापा कभी हमारे साथ नहीं रह सकते। बंटी ने जैसे तैसे कह दिया। क्यों रे, तू और टीटू यही सब बातें करते रहते हो? मम्मी की आवाज में गुस्सा था या दुख पता नहीं चला। मैं नहीं करता मम्मी, टीटू ही कह रहा था। मुझे तो तलाक का मतलब भी नहीं मालूम। उसी ने बताया कि मम्मी पापा की लड़ाई को तलाक कहते हैं। जब देखो उनके घर वाले पापा की बात जरूर करते हैं। बंटी रुआंसा हो गया। मम्मी एकदम मम्मी एकाएक ढीली हो आई। ठंडी सांस खींचकर बोली, करने दो। इन लोगों के पास ये बातें ना हो तो ये जिए कैसे बेचारे। फिर बंटी को अपने पास खींचती हुई बोली, पापा नहीं रहते तो क्या, मैं तो हूं तेरे पास। और उसके बाद बंटी से कुछ भी नहीं पूछा गया, कुछ भी नहीं कहा गया। मम्मी उसे कितना ही प्यार करे फिर भी वह मम्मी से कहीं डरता जरूर है। कितनी बातें सोची थी उसने आज कहने के लिए, दिन में कई बार दोहरा दोहरा कर भी देख लिया था, पर हमेशा की तरह बात बीच में ही टूट गई। मम्मी चुपचाप उसके बालों और गालों पर उंगलियां फिराने लगी। दोनों चुप हो गए तो दूर लेटी फूफी की आवाज ही हवा में थिरकती रही, उखड़ा बिखरा स्वर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। हवा में ठंडक बढ़ गई। चल भीतर चल। और बंटी मम्मी के पीछे पीछे अंदर चला गया। बाहर था तो जैसे मन के सारे प्रश्न चारों ओर फैले हुए थे। कमरे में आते ही सब सिमट कर मन में समा गए और बंटी को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। कैसे पूछे वह, क्यों नहीं बताती मम्मी उसे कुछ। अच्छा, मम्मी को क्या कभी भी पापा की याद नहीं आती? वह तो टीटू या कुन्नी से अगर लड़ाई कर लेता है तो 2-3 दिन तो बिना बोले रह लेता है, अकेला अकेला खेलता रहता है। पर उसके बाद तो ऐसा जी घबराने लगता है कि बोले बिना रहा ही नहीं जाता। कुछ ना कुछ बहाना निकाल कर फिर दोस्ती कर लेता है। अकेला अकेला खेले भी तो कितने दिन आखिर। पर मम्मी तो हमेशा से ही अकेली रह रही हैं। तलाक में फिर क्या दोस्ती हो ही नहीं सकती? किससे पूछे? कल टीटू से ही पूछेगा। टीटू अगर तलाक की बात जानता है तो तलाक की दोस्ती की बात भी जरूर जानता होगा। तो आगे आगे है नेक्स्ट पार्ट, जो कि दूसरा इसका भाग है। इसको हम सुबह वाली क्लास में पढ़ लेंगे ना। अब बताइए, कुछ आपको समझ आया? किसी का कुछ सवाल है? कोई क्लियर है आपको? कुछ पूछना है आपने तो बताइए मुझे। इसका सेकंड पार्ट हम सुबह वाली क्लास में पढ़ लेंगे, साथ में कोई और उपन्यास पढ़ लेंगे, है ना। बस ये उपन्यास आपको मतलब कॉन्सेप्ट आपको इसका समझ में आ जाएगा जब उपन्यास पढ़ रहे हैं हम पूरा। और बाकी ये चीजें जो हैं ये इम्पोर्टेंट है जो यहाँ पर है। आपका बंटी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष, पहले तो लेखिका का नाम मन्नू भंडारी, और आपका बंटी का प्रकाशन वर्ष 1971। 16 अध्याय है, ध्यान देंगे। विषय क्या है? विवाहित जीवन के विच्छेद में प्रभावित होती संतान की स्थिति का मार्मिक चित्रण इसमें बंटी के माध्यम से किया गया है, ठीक है। और पात्र देख लेंगे इसके एक बार और। बंटी जो है वो केंद्रीय पात्र है। 9 वर्ष की उम्र है इसकी, जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाले। और बंटी के माता पिता है शकुन और अजय, है ना। शकुन जो है वो बंटी की माँ है, कॉलेज में प्रिंसिपल है। और जो अजय है बंटी का पिता है। शकुन से तलाक ले लेता है और मीरा से विवाह कर लेता है दूसरा, ठीक है। और उनका एक बेटा भी है। फिर इसमें मीरा है जो अजय की दूसरी पत्नी है। डॉक्टर जोशी है जो शकुन के दूसरे पति हैं। अब बाद में वो भी शादी कर लेती है ना डॉक्टर जोशी से, शकुन भी, जो बंटी की माँ है। वकील चाचा है इसमें। वकील चाचा जो हैं शकुन तथा अजय, अजय के तलाक का केस देखने वाले वकील हैं, जो इनके घर पे आते भी रहते हैं, अभी हम पढ़ेंगे, है ना, मतलब कल पढ़ेंगे। टीटू जो है वो बंटी का पड़ोसी भी है, दोस्त भी है और हम उम्र भी है। अमी जो है वो डॉक्टर जोशी की बेटी है, नाम याद रख लेना, ठीक है। चीनू जो है वो मीरा का बेटा है। फूफी जो है वो शकुन के घर की नौकरानी है, और फूफी बंटी से बहुत स्नेह भी करती है। कुन्नी है शर्मा साहब की लड़की है कुन्नी। प्रमिला है डॉक्टर जोशी की मृत पत्नी, ठीक है। तो ये इसके पात्र हैं जो आपको दोबारा मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ कि याद हो जाए, है ना। ओके जी, मोस्ट वेलकम। किसी ने कुछ पूछना है, कोई बात करनी है तो आप बता सकते हैं। और जो हमारी क्लास का टाइम है ना, हमारी क्लास का टाइम है मॉर्निंग में सुबह
कितने बजे? 9 से 10। ठीक है। और शाम को हमारी क्लास की टाइमिंग है 7 से 8। ठीक है, ये हमारी क्लास टाइमिंग है। और साथ में आपको बताना है मुझे, साथ में आपको क्या बताना है, 1 जनवरी से आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है। नया बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके लिए एनरोल करना है आपको, है ना। जिसने भी नया बैच में एडमिशन लेना है वो एनरोल कर ले। और आपके जितने भी कांटेक्ट में जो भी आपके नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे होंगे बच्चे, उनको भी आप बता सकते हो, है ना। तो जरूर आप एनरोल करें और बताएं औरों को भी, क्योंकि आप सिर्फ ये सोच के ना चले कि हम नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, नेट हो जाएगा जेआरएफ हो जाएगा तो बस उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, है ना। नेट जेआरएफ हो जाएगा, उसके बाद भी आपको क्या करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ने के लिए ये सारी चीजें आपके काम आएंगी जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो इसलिए अच्छे से पढ़ें और नए बैच में भी एनरोल कर लें। ठीक है, और आपके अगर कांटेक्ट में बच्चे हैं तो आप उनको भी बता सकते हैं कि 1 जनवरी से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है और नए बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और क्लास की टाइमिंग हमारी यही है, तो ये टाइमिंग ध्यान में रख लेना और आप समय से क्लास में आ सकते हैं ना, सुबह 9 बजे से 10 बजे तक और शाम को 7 से 8 बजे तक। ठीक है, कल हम पार्ट 2 पढ़ेंगे इसका, और साथ में हम पढ़ेंगे कोई एक उपन्यास में साथ में रख लूंगी इसके, जैसे कौन सा, कल परीक्षा गुरु रख लेते हैं इसके साथ, है ना। परीक्षा गुरु इसके साथ रख लेते हैं क्योंकि छोटा सा ही है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इसके साथ उसको कंप्लीट कर लेंगे परीक्षा गुरु को, है ना। हाँ, मैं डेली 2 क्लासेस ले रही हूँ क्योंकि आपका सिलेबस कवर करना है जल्दी, फिर आपको रिवीजन करवाना है। तो 2 क्लासेस अभी हो रही हैं हमारी, फिर आपकी मैराथन भी होगी किसी दिन यूट्यूब पर, तो उसके लिए भी तैयार रहें आप, है ना। मतलब पढ़ के रखें, सारा रिवीजन करके रखें, जितना आपने पढ़ लिया है उसको रिवाइज करके रखें, ताकि आप जब आपकी मैराथन हो तो आप उस सवालों के जवाब दे सकें, आपको आता हो, आपको कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस तभी आएगा ना आपको जब आप पढ़ोगे, है ना। तो प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करते रहो साथ साथ में, जब आप सॉल्व करोगे तो आपको फिर आसानी होगी चीजों को समझने में। इसकी वैलिडिटी मई तक है। ओके ओके, जिनकी जिनके आगे वैलिडिटी है उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और जिनकी वैलिडिटी खत्म होने वाली है या जिन्होंने नहीं एनरोल किया है अभी तक, उनके लिए ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो डेली 2 क्लासेस होती हैं, और अगर आपकी वैलिडिटी आगे तक है तो कोई बात नहीं, जो आपका जनवरी से नया बैच स्टार्ट हो रहा है वो मैं ही आपको पूरा पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल सुबह, और कल सुबह हम परीक्षा गुरु के साथ ये आपका बंटी कंप्लीट करेंगे। 2 उपन्यास हमारे हो जाएंगे कवर। ठीक है, फिर शाम को देखते हैं कौन सा उपन्यास पढ़ना है। ओके जी, तो मिलते हैं हम कल की क्लास में, यानी कि सुबह की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।